नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विथ मी। आज हम इस वीडियो में 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पर है। और पिछले वीडियो में मैंने 3 पार्ट्स डाल दिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़। उन सारे एमसीक्यूज़ को अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा ज़रूर। और 2021 में जो हमारा टारगेट है JRF पाने का, उसे हम पाकर रहेंगे। और ये जितने भी एमसीक्यूज़ मैं ला रही हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू है। और इन सारे एमसीक्यूज़ को आप अगर छुड़ाते रहेंगे तो 100% आपके जो भी एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ के द्वारा एग्ज़ाम में जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे उन 10 प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प होगी। और मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और प्रेस बेल आइकन बिकॉज ऑफ मेरे जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और कमेंट तो कीजिएगा ज़रूर दोस्तों। और एक बात बताना चाहती हूँ कि टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ डालना शुरू कर दिया है। और एक बात बता देती हूँ कि मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ वो सारे के सारे वीडियोज़ के PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं जितने एमसीक्यूज़ आपके सामने शेयर कर रही हूँ, आपके सामने ला रही हूँ, जो बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है, आप इन सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते रहिएगा। मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस होंगे, अनाउंसमेंट होंगे, वो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह टॉपिक, एमसीक्यूज़ ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चंस विथ आंसर्स। ओके, चलो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका प्रभावी शिक्षण में न्यूनाधिक सहयोग पाया जाता है? A शिक्षण नियोजन, B शिक्षण व्यवस्था, C शिक्षण सामग्री, D शिक्षण अनुभूति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन D शिक्षण अनुभूति। अगला प्रश्न देखिए। शिक्षण नियोजन का संबंध नहीं है, कार्य विश्लेषण से नहीं है या शिक्षण उद्देश्यों की पहचान से, अध्ययन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से, कक्षा में छात्रों को उचित स्थान पर बैठाने से। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन D कक्षा में छात्रों को उचित स्थान पर बैठाने से। अगला प्रश्न देखिए। कार्य विश्लेषण यानी टास्क एनालिसिस का संबंध, ऑप्शन देखिए, छात्रों की अधिगम संबंधी क्रियाओं से, छात्र के अधिगम संबंधी प्रत्याशित व्यवहार से, छात्र अधिगम संबंधी परिस्थितियों से, D है अपेक्षित निष्पत्ति संबंधी मानदंड के निर्धारण से तथा उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन D। अगला प्रश्न देखिए। कार्य विश्लेषण से लाभ, ऑप्शंस देखिए, शिक्षण को शिक्षण कार्य से सुपरिचित कराना, शिक्षण को छात्र अधिगम संबंधी परिस्थितियों का सुपरिचित ज्ञान होना, उपर्युक्त दोनों ही सत्य है और उपर्युक्त दोनों ही असत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C उपर्युक्त दोनों सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। शिक्षक के द्वारा पाठ्यवस्तु विश्लेषण के समय ध्यान दिया जाता है। ऑप्शंस प्रकरण पर, उप प्रकरण पर, पाठ्य तत्वों पर, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन D उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। कौशल्य विश्लेषण का संबंध नहीं है। ऑप्शन देखिए, शिक्षण काल में किए गए कार्यों से, प्रश्न पूछने से, प्रयोग करने से, व्याख्या एवं निदान से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन A शिक्षण काल में किए गए कार्यों से। अगला प्रश्न देखिए। ज्ञानात्मक क्षेत्र के शिक्षण उद्देश्य है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, उपर्युक्त दोनों ही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C ज्ञान,
बोध प्रयोग ये भी है और विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन ये भी है। उपर्युक्त दोनों ही ऑप्शन सी। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रणेता का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है, ठीक है, उस उद्देश्य के प्रणेता यानी प्रस्तावक जो पूछा है यहाँ पर, तो उसके है ब्लूम BS, ठीक है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रणेता ब्लूम BS माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्रियात्मक उद्देश्यों के दो सिरों के छोरों पर पाए जाने वाले उद्देश्य उद्दीपन, आदत निर्माण, हस्तांतरण, आदत निर्माण, उद्दीपन, स्वाभाविकरण उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उद्दीपन, आदत निर्माण। अगला प्रश्न देखिए, भावात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम? क्रैथवोल, बिनेट, रेमंड, मुनरो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्रैथवोल, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध मस्तिष्क से है, हृदय से, हाथों से, बातों से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मस्तिष्क से। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण जो वर्तमान में भी मान्य है वह है भावात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक क्षेत्र का, मनोक्रियात्मक क्षेत्र का, उपर्युक्त सभी का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भावात्मक क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखिए, पाठ्यवस्तु विश्लेषण के प्रमुख स्रोत है। ऑप्शंस देखिए, प्रामाणिक पाठ्यवस्तु का अध्ययन करना, छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखना, छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। पाठ्यवस्तु के तत्वों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखिए, छात्रों के द्वारा तत्व के ज्ञान होने की स्थिति में अपनी सकारात्मक अनुक्रिया जाहिर करना। ऑप्शंस आगे भी है। ऑप्शन बी देखिए, छात्रों के व्यवहार के आधार पर विभिन्न तत्वों की स्थिति का अनुमान लगाना। ऑप्शन सी है, छात्रों के तत्वों के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया के आधार पर व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना, छात्रों से तत्वों में पारंगत होने की स्थिति की प्रत्याशा करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, छात्रों से तत्वों में पारंगत होने की स्थिति की प्रत्याशा करना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी व्यवस्था पाठ्य तत्वों की व्यवस्था के प्रतिकूल है? ज्ञान से अज्ञान की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञान से अंधकार की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्ञान से अंधकार की ओर। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों एवं शिक्षण उद्देश्यों में विभेद किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, स्वरूप प्रकृति के आधार पर, अंश एवं संपूर्णता के आधार पर, कालिक आधार पर, उपर्युक्त सभी आधारों पर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी आधारों पर। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास यह उद्देश्य कहाँ जाएगा? शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और राष्ट्रीय उद्देश्य। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शैक्षिक उद्देश्य। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों का स्रोत होता है सामाजिक दर्शन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, राजनीति और आर्थिक स्थिति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध होता है। ऑप्शंस देखिए, सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से, रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास से, शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण से, डी, उपर्युक्त सभी से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से। अगला प्रश्न देखिए, ब्लूम की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, टेक्सोनोमो ऑफ अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान यानी नॉलेज के अंतर्गत आने वाले प्रायः अधिगम बिंदु है। ऑप्शंस देखिए, विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान कराना, सामान्यीकरण करना, तात्विक विश्लेषण करना, बाह्य एवं आंतरिक निर्णय लेना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिगम बिंदु है। ऑप्शंस देखिए, अनुवाद करना, व्याख्या विवेचन करना, व्यक्तीकरण करना, उपर्युक्त सभी सम्मिलित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सम्मिलित करना। अगला प्रश्न देखिए, विश्लेषण का संबंध है तत्वों के विश्लेषण से, दो तत्वों में परस्पर सिद्धांत का पता लगाने से, किसी सिद्धांत का विश्लेषण करने से, उपर्युक्त सभी से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के सर्वोपरि श्रेणी मूल्यांकन है, इवोल्यूशन। मूल्यांकन को ही हम इवोल्यूशन कहते हैं, और जिसका अर्थ है, ऑप्शंस देखिए, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विवेचन से, स्वनिर्णय, बाह्य एवं आंतरिक निर्णय से, परीक्षा से, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, स्वनिर्णय, बाह्य एवं आंतरिक निर्णय से। ज्ञान बोध दोनों के योग से बनता है। अनुप्रयोग, कौशल्य, विश्लेषण और संश्लेषण। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। अगला प्रश्न देखिए, तथ्यात्मक सूचनाएं संकलित करने में मदद करते हैं। ज्ञान अवबोध एवं विश्लेषण, प्रयोग एवं मूल्यांकन, संश्लेषण एवं विश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ज्ञान एवं अवबोध। अगला प्रश्न देखिए, समप्रत्यय संबोध कंसेप्ट फॉर्मेशन की आधारशिला है। ऑप्शंस देखिए, अवबोध एवं विश्लेषण, संश्लेषण एवं विश्लेषण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण, व्यक्तीकरण एवं विश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अवबोध एवं विश्लेषण। अगला प्रश्न देखिए, ब्लूम का परीक्षा प्रणाली में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। परीक्षाओं को उद्देश्य आधारीय बनाकर पाठ्यवस्तु के महत्व को समाप्त करना। बी, अभिक्रमित अनुदेशन के अनुरूप उद्देश्यों को लिखना। परीक्षाओं में क्रियात्मक उद्देश्यों को अत्यधिक महत्व प्रदान करना। उपर्युक्त सभी सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया एक्शन वर्ब का संबंध ज्ञान उद्देश्य से नहीं हो सकता। ऑप्शंस देखिए, प्रत्यास्मरण करना, सूचीबद्ध करना, पहचान करना और व्याख्या करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है व्याख्या करना। अगला प्रश्न देखिए, विवेचना करना यानी टू इंटरप्ट का संबंध हो सकता है ज्ञान उद्देश्य से, अवबोध उद्देश्य से, अनुप्रयोग उद्देश्य से, विश्लेषण उद्देश्य से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अवबोध उद्देश्य से। अगला प्रश्न देखिए, छात्र में किसी सिद्धांत के पूर्व कथन करने की योग्यता का विकास हो पाना संभव है। ऑप्शंस देखिए, अनुप्रयोग के अंतर्गत, विश्लेषण के अंतर्गत, संश्लेषण के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुप्रयोग के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, श्रवण करना, स्वीकृति देना तथा रुचि प्रकट करना, इन तीनों कार्य सूचक क्रियाओं का संबंध होना चाहिए आग्रहण से, प्रतिक्रिया से, अनुमूल्यन से, व्यवस्थापन से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, आग्रहण से। अगला प्रश्न देखिए, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्यों का सही वर्गीकरण है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, सृजनात्मकता।
ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण सृजनात्मकता, ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण सृजनात्मकता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनुप्रयोग के अंतर्गत मानसिक योग्यताएं निहित रहती है, यानी मेंटल एबिलिटीज। तर्क करना एवं परिकल्पना का प्रतिपादन करना, परिकल्पना की स्थापना करना एवं निष्कर्ष निकालना, पूर्व कथन करना एवं विश्लेषण करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्रिया सूचक शब्दों के आधार पर अनुप्रयोग उद्देश्य यानी एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स की पहचान कीजिए। ऑप्शन देखिए, छात्रों में पुष्टि करने की योग्यता, छात्रों में परिकल्पना निर्माण करने की योग्यता, छात्रों में विश्लेषण करने की क्षमता है, छात्रों में मूल्यांकन करने की योग्यता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, छात्रों में परिकल्पना निर्माण करने की योग्यता है। अगला प्रश्न देखिए, मान लीजिए आप छात्रों को एक पाठ पढ़ा रहे हैं और जिसका शीर्षक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। आप इस पाठ के लिए अनुप्रयोग आधारित उद्देश्य क्या बनाएंगे? ऑप्शंस देखिए, छात्रों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तथ्यों का विश्लेषण करने की योग्यता है, छात्रों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सफलता के संदर्भ में तर्क करने की योग्यता है, छात्रों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की व्याख्या करने की क्षमता है, छात्रों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल तथा विभिन्न महत्वपूर्ण तारीखों को प्रत्यास्मरण करने की योग्यता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, छात्रों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के संदर्भ में तर्क करने की योग्यता है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च स्तर पर सभी शिक्षण उद्देश्यों के एक विशेष गुण के दर्शन होते हैं। यह गुण है समस्त मानसिक पक्षों का एकीकरण जिसमें बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हो सके, समस्त मानसिक पक्षों का आंशिक तालमेल जिससे शिक्षा के मूल लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके, समस्त मानसिक पक्षों की वैविध्यता जिससे वे एक दूसरे से पृथक नजर आ सके, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, समस्त मानसिक पक्षों का एकीकरण जिससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हो सके। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण व्यवस्था का संगठन यानी ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग का संबंध है समुचित शिक्षण युक्तियों के चयन से, समुचित संप्रेषण विधियों के चयन से, समुचित दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन से, उपर्युक्त सभी से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण युक्तियों यानी टीचिंग टैक्टिक्स का संबंध है अधिगम संरचना, अधिगम उपलब्धियों से, अधिगम अनुभवों से, अधिगम परिस्थितियों से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अधिगम संरचना से। अगला प्रश्न देखिए, डेविस के अनुसार अधिगम परिस्थिति नहीं है संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिमुलेटेड अधिगम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सिमुलेटेड अधिगम। अगला प्रश्न देखिए, संकेत अधिगम का तात्पर्य है कि प्राणी प्रत्येक उद्दीपक के लिए क्रिया ये करेगा एक समान अलग अलग, कभी एक समान कभी अलग अलग कह नहीं सकते। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलग अलग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संकेत अधिगम के लिए पूर्व परिस्थितियों का पुनर्कथन संभव है, पुनर्कथन असंभव है, पूर्व परिस्थितियां अस्पष्ट होती है, पूर्व परिस्थितियां याकायक प्रकट होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पूर्व परिस्थितियां अस्पष्ट होती है। डेविस के परिस्थिति चक्र में 5 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, संकेत, श्रृंखला, विभेदीय प्रत्यय और सिद्धांत। इन सभी का सही चक्र होगा।
तो डेविस के अनुसार जो परिस्थिति चक्र में 5 प्रत्यय है, उन 5 प्रत्ययों को हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये सही है, संकेत, श्रृंखला, बहुभेदीय, प्रत्यय और सिद्धांत, ये सही क्रम है। ठीक है, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखिए, संकेत अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग की दशा में निम्नलिखित शिक्षण युक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। ऑप्शंस देखिए, छात्रों को पर्याप्त उद्दीपन प्रदान करना जिससे कि वे अनुक्रिया के लिए तत्पर रह सके, छात्रों की सही अनुक्रियाओं को पुनर्बलन प्रदान करना, छात्रों को ऐसे उद्दीपन प्रदान किए जाएं जिससे वे अधिगम सामग्री पर साधिकार योग्यता प्राप्त कर सके। उपर्युक्त सभी शिक्षण युक्तियों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी शिक्षण युक्तियों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंखला अधिगम यानी चेन लर्निंग के परिप्रेक्ष्य में उत्तम शिक्षण युक्ति है। ऑप्शंस देखिए, छात्रों के समक्ष विषय वस्तु की संपूर्ण श्रृंखला को विस्तृत ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उद्दीपन क्रियाओं को क्रमशः अग्रिम श्रृंखला प्रोग्रेसिव चेन में, तत्पश्चात पश्च श्रृंखला यानी रेट्रोग्रेसिव चेन के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उपर्युक्त दोनों का सही प्रयोग किया जाए, उपर्युक्त में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों का ही सही प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न देखिए, बहुभेदीय प्रकार के अधिगम यानी मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन टाइप ऑफ लर्निंग्स के लिए आवश्यक अधिगम उपाय है। ऑप्शंस देखिए, छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं को जहां तक संभव हो अलग अलग रखना चाहिए, पुनः समस्त उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं को साथ साथ प्रस्तुत किया जाए ताकि छात्रों द्वारा उनमें अंतरों की पहचान की जा सके, छात्रों को मुक्त रूप से विभिन्न उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं में अंतर ढूंढने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उपर्युक्त सभी सत्य है या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण युक्ति सिद्धांत अधिगम के अनुकूल नहीं है? प्रत्ययों की श्रृंखलाओं का अभ्यास कराया जाए जिससे कठिन स्थलों को सुगम बनाया जा सके, छात्रों को सामान्यीकरण के लिए प्रेरित किया जाए, छात्रों को विभिन्नताओं को पहचानने के अवसर प्रदान किए जाए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रत्ययों की श्रृंखला का अभ्यास कराया जाए जिससे कठिन स्थलों को सुगम बनाया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान विधि के द्वारा एक शिक्षक कौन से अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता है? ऑप्शंस देखिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रियात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अव्यव शिक्षण यानी ट्यूटोरियल्स का कार्य है ज्ञानात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, भावात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, क्रियात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति, केवल ए एवं बी की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखने से पहले इसका जो ऑप्शन है सही ऑप्शन डी, केवल ए एवं बी की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखिए, संवेदनशील प्रशिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक निम्नलिखित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शंस देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपर्युक्त सभी उद्देश्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्रियात्मक उद्देश्यों यानी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति संभव है पाठदर्शन शिक्षण अवयव के द्वारा। संवेदनशील प्रशिक्षण शिक्षण अवयव के माध्यम से उपर्युक्त दोनों से
उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दृश्य श्राव्य सामग्री शिक्षण प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है। धारण शक्ति में वृद्धि करके, शिक्षण स्थानांतरण करके, ज्ञान प्राप्ति एवं पुनर्बलन के रूप में, उपर्युक्त सभी के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी रूपों में। अगला प्रश्न देखिए, टेप रिकॉर्डर के प्रयोग के द्वारा अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ज्ञानात्मक केवल, भावात्मक केवल, क्रियात्मक केवल, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम उद्देश्यों की संपूर्ण प्राप्ति में लाभदायक सहायक सामग्री युग्म है। टेप, ग्रामोफोन, दूरदर्शन, चित्र, प्रतिमान एवं चलचित्र, शैक्षिक यात्रा, भाषा प्रयोगशाला एवं रेडियो, दूरदर्शन एवं टेप रिकॉर्डर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टेप, ग्रामोफोन और दूरदर्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से श्रृंखलाबद्ध अधिगम चेन लर्निंग के लिए उपयुक्त दृश्य श्राव्य सामग्री है। रेडियो, ग्रामोफोन, चलचित्र, दूरदर्शन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रेडियो। अगला प्रश्न देखिए, भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से अधिगम के निम्नलिखित रूपों की प्राप्ति संभव होती है। संकेत श्रृंखला एवं विभेदीय अधिगम, प्रत्यक्ष सिद्धांत एवं बहुभेदीय अधिगम, संकेत प्रत्यक्ष एवं सिद्धांत अधिगम, श्रृंखला सिद्धांत एवं बहुभेदीय अधिगम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, संकेत श्रृंखला एवं बहुभेदीय अधिगम। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक यात्राएं लाभप्रद सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष अधिगम में, सिद्धांत अधिगम में, श्रृंखला अधिगम में, उपर्युक्त सभी प्रकार के अधिगम में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी प्रकार के अधिगम में। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा में मानव व्यवहार को निम्नलिखित नियामक तत्व प्रदान किए जाते हैं। मानव व्यवहार को उत्पन्न करना, मानव व्यवहार को स्थायी करना, मानव व्यवहार को निर्दिष्टित करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, मैस्लो 1954 के द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के वर्गीकरण में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। शारीरिक आवश्यकताओं को, सम्मान की आवश्यकताओं को, स्वात्मीकरण संबंधी आवश्यकताएं, स्नेह संबंधी आवश्यकताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वात्मीकरण संबंधी आवश्यकताएं। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा प्रविधियां का वर्गीकरण संभव है। बाह्य प्रविधियां, आंतरिक प्रविधियां, बाह्य एवं आंतरिक प्रविधियां दोनों ही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, बाह्य एवं आंतरिक प्रविधियां दोनों ही। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा एक विशेष आंतरिक कारक अथवा अवस्था है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा निरंतर बनाए रखने की प्रवृत्ति की द्योतक है। यह कथन निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक का है। R.S. वुडवर्थ, गार्डनर मर्फी, N.L. मन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गार्डनर मर्फी। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा में सम्मिलित नहीं है आवश्यकताएं, चालक, लक्ष्य, प्रतिवर्त क्रियाएं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, प्रतिवर्तक क्रियाएं। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उपस्थित है। रासायनिक तीव्रता, चयापचय की तीव्रता, शारीरिक तीव्रता, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रशंसा एवं निंदा दोनों ही अभिप्रेरणा प्रविधियां हैं और इनमें से निंदा का प्रयोग करना उचित रहेगा। दुर्बल छात्रों के साथ, होशियार छात्रों के साथ, सामान्य छात्रों के साथ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सामान्य छात्रों के साथ, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कौन सी अभिप्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता, सहयोग, प्रशंसा, सहयोग एवं प्रशंसा,
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सहयोग एवं प्रशंसा। प्रगति का तात्कालिक ज्ञान कार्य करता है। एक संतुष्ट व्यवहार उत्पन्न करने में, अभिप्रेरणात्मक व्यवहार उत्पन्न करने में, तात्कालिक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार उत्पन्न करने में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा शिक्षण में अभिप्रेरणा का महत्व है। छात्रों के व्यवहार को शक्ति प्रदान करना, छात्रों के वांछनीय परिवर्तन में सहायता करना, छात्रों के व्यवहार का संचालन करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, दंड का बहुधा प्रयोग विद्यालय अनुशासन को प्रभावी बनाने में किया जाता है। यह दंड अभिप्रेरणा के रूप में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा यदि इसे पुरस्कार के साथ प्रयोग किया जाए। अवांछित व्यवहार का परिणाम क्षतिपूर्ण हो, अवांछित व्यवहार की दशा का तत्काल दंड व्यवस्था की जाए और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों के लिए अभिप्रेरणा प्रविधियों के प्रयोग के लिए शिक्षक को उनके चयन के अधोलिखित मानदंड को प्रयोग करना चाहिए। छात्रों की आवश्यकताएं, अधिगम के उद्देश्य, अधिगम संरचना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा के प्रकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नवीनता को, प्रगति के ज्ञान को, प्रतियोगिता एवं सहयोग को, उपर्युक्त सभी को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न देखिए, स्वतः अभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन व्यक्ति की सर्वोच्च अभिप्रेरणा है जिसका संबंध रहता है मैस्लो के साथ स्वात्मीकरण यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, मैस्लो के स्व सम्मान से, उपर्युक्त दोनों से नहीं, या उपर्युक्त दोनों में से नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मैस्लो के स्वात्मीकरण से यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। अगला प्रश्न देखिए, पुरस्कार एवं दंड जैसी बुनियादी अभिप्रेरणाओं का संबंध है शारीरिक आवश्यकताओं से, सामाजिक सुरक्षा से, स्नेह एवं समूह संबंध से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शारीरिक आवश्यकताओं से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें उद्देश्यों का विशिष्टीकरण किया जाता है और उनसे संबंधित प्रत्ययों, सिद्धांतों, कौशल्यों, भाषा एवं समस्या समाधान की व्यवस्था की जाती है, उसे अनुदेशात्मक प्रक्रिया कहते हैं। यह परिभाषा प्रस्तुत की है डेविस ने, ग्लासगो ने, ग्लेजर ने, रॉबर्ट मेगर ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, रॉबर्ट मेगर ने। अगला प्रश्न देखिए, अनुदेशात्मक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है उद्देश्य संरचना, कार्य विश्लेषण, पूर्व व्यवहार, शिक्षण सामग्री। उद्देश्य रचना, कार्य विश्लेषण, पूर्व व्यवहार, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं निदान। उद्देश्य रचना, कार्य विश्लेषण एवं मूल्यांकन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, उद्देश्य रचना, कार्य विश्लेषण, पूर्व व्यवहार, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं निदान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के अधिगम को मनोवैज्ञानिक रूप में अधिगम नहीं कहा जा सकता। ऑप्शंस देखिए, अभिप्रेरणा से उत्पन्न अधिगम, परिपक्वता से उत्पन्न अधिगम, थकान से उत्पन्न अधिगम, उपर्युक्त सभी के फलस्वरूप होने वाला अधिगम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के फलस्वरूप होने वाला अधिगम। अगला प्रश्न देखिए, बुनियादी अधिगम यानी बेसिक
शिक्षण यहाँ पर बताया है, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा है। बुनियादी अधिगम परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। समीपता, पुनर्बलम, सामान्यीकरण, अभ्यास और विभेदीकरण। इस कूट को क्रमबद्ध करना है हमें। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, इसका ऑप्शन है सही, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर समीपता के बाद आता है सामान्यीकरण, सामान्यीकरण के बाद विभेदीकरण, बाद में आता है अभ्यास और अंत में आता है पुनर्बलन। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए, समीपता यानी कॉन्टिग्विटी का संबंध है। दो उद्दीपनों को एक समान अनुक्रिया के लिए प्रस्तुत करना, दो अनुक्रियाओं के लिए एक समान उद्दीपक प्रस्तुत करना, किन्हीं दो उद्दीपकों को परस्पर इकट्ठा करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दो उद्दीपकों को एक समान अनुक्रिया के लिए प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यय एवं अधिगम यानी कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल के शिक्षण की उपयोगिता है। ऑप्शंस देखिए, छात्रों को बाह्य वातावरण में उपस्थित वस्तुओं से परिचित करना, छात्रों को यांत्रिक क्रियाओं की शिक्षा प्रदान करना, अनुदेशन को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के 4 तत्व है। ओ एफ एफ ई, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया है, लेकिन उसका अर्थ है कि मौलिकता, धारा प्रवाह, लचीलापन, विस्तार का कार्य। मौलिकता, धारा प्रवाह, लचीलापन एवं प्रस्फुटनशीलता। मौलिकता, उद्भवजन्यता, धारा प्रवाह, लचीलापन। मौलिकता, धारा प्रवाह, लचीलापन, सक्षमता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मौलिकता, धारा प्रवाह, लचीलापन, विस्तार का कार्य। अगला प्रश्न देखिए, कार्यात्मक शिक्षण की विशेषता है। क्रियात्मक क्रियाओं की श्रृंखलाबद्धता, शारीरिक एवं मांसपेशी गतिविधियों का समन्वय, जटिल क्रियात्मक अनुक्रियाओं की श्रृंखलाबद्धता, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, कौशल्यात्मक अधिगम की अवस्थाएं हैं। ज्ञानात्मक स्थिरीकरण, स्वाधीन्यस्थ, ज्ञानात्मक भावात्मक स्थिरीकरण, ज्ञानात्मक भावात्मक प्रतिरोधात्मक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक स्थिरीकरण, स्वाधीनस्थ। अगला प्रश्न देखिए, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि इंटरैक्शन एनालिसिस की आधारभूत मान्यता है। शिक्षण व्यवहार एक सामाजिक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण व्यवहार एक शिक्षक केंद्रित क्रिया है। शिक्षण व्यवहार एक अभिप्रेरित क्रिया है। शिक्षण व्यवहार एक नियोजित क्रिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षण व्यवहार एक सामाजिक अंतः प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, फ्लैंडर्स की 10 वर्ग प्रविधि की आधारभूत मान्यताएं हैं। कक्षा में शाब्दिक व्यवहार की प्रधानता, छात्रों पर शिक्षक व्यवहार की प्रभावशीलता, प्रजातांत्रिक व्यवहार में छात्रों की रुचि, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, फ्लैंडर्स ने कक्षा में समस्त शिक्षक व्यवहारों को वर्गीकृत किया है। 3 खंडों में, 2 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 3 खंडों में। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में शिक्षक संबंधी अप्रत्यक्ष व्यवहार, इनडायरेक्ट बिहेवियर की कसौटी नहीं है। छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करना, प्रशंसा एवं प्रोत्साहित करना, छात्रों के विचारों को स्वीकार करना, छात्रों को दंड प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों को दंड प्रदान करना। कक्षा में शिक्षक के प्रत्यक्ष व्यवहार संबंधी फ्लैंडर्स ने मानदंड निर्धारित किए हैं। व्याख्यान देना, निर्देशन देना, आलोचना करना, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की सीमाएं हैं। केवल शाब्दिक संप्रेषण का निरीक्षण किया जा सकता है। कक्षा शिक्षण को केवल 10 वर्गों में
विभाजन अनुपयुक्त है। शिक्षक एवं छात्र क्रियाओं का पृथक पृथक अंकन करना। डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण कौशल्य है एक शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का सांगोपांग स्वरूप, कक्षा अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति, अधिगम सुगम्यता की स्थिति, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, एलन एवं रियान ने शिक्षण कौशलों की संख्या बताई है 14, 13, 12, 11। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 14। अगला प्रश्न देखिए, उद्दीपन भिन्नता यानी स्टिमुलस वेरिएशंस का तात्पर्य शिक्षक द्वारा अपने व्यवहार में जानबूझकर परिवर्तन करना। ऑप्शन बी देखिए, छात्रों द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, कक्षा वातावरण में जानबूझकर विषय परिवर्तन करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा अपने व्यवहारों में जानबूझकर परिवर्तन करना। अगला प्रश्न देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसमें विन्यास प्रेरणा का संबंध है। छात्रों के ध्यान आकर्षण से, शिक्षक द्वारा अभिप्रेरणा प्रदान करने से, छात्रों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छात्रों के ज्ञान आकर्षण से। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्बलन कौशल्य में शिक्षक करता है छात्रों की प्रशंसा, छात्रों की निंदा, छात्रों का तिरस्कार, छात्रों पर अत्याचार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए छात्रों की प्रशंसा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक को नवीन पाठ प्रारंभ करना चाहिए कहानी सुनाकर, कविता सुनाकर, चित्र दिखाकर, उपर्युक्त में से सभी का एक या अधिक विधियों के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी भी एक या अधिक विधियों का प्रयोग करके। शामपट्ट कार्य की उपयुक्तता होगी जबकि एक शिक्षक इस पर कार्य करेगा। सतत एवं सुंदर कार्य, चित्रों में रंगीन चौक का उपयोग, संक्षिप्त एवं स्पष्ट कार्य, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अंतिम प्रश्न है देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का संबंध नहीं है ज्ञान प्राप्ति की स्थिति से, कौशल्य अधिग्रहण स्थिति से, विषय वस्तु हस्तांतरण से, परमाण्विक शिक्षण प्रक्रिया से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी परमाण्विक शिक्षण प्रक्रिया से। तो दोस्तों, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पर अब तक 400 भी प्रश्नों को पूरा किया है। तो दोस्तों, अब तक हमने जितने भी MCQs आपके सामने लेकर आए हैं वो सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने अब तक 4 वीडियो बनाए हैं, 4 पार्ट बनाए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पर। जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं उन सारे MCQs आप तक पहुंचा रही हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा। और ये वीडियो सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस वीडियो के PDF चाहिए तो मैं उस सारी की सारी वीडियोज़ के PDF मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगी टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम के चैनल को भी सर्च करते रहिएगा, मुझे वहाँ पर फॉलो करते रहिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ज़रूर, ठीक है। और मेरा दोस्तों चैनल है एजुकेशन विथ मी, लर्न एंड क्रैक एग्जाम। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सक्सेस 100% मिलेगा। इट्स एग्ज़ाम टाइम, हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू ऑल माई स्टूडेंट्स। और एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशंस होंगे या अनाउंसमेंट होंगी वो सारी की सारी जो भी अनाउंसमेंट रहेंगी सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि टेलीग्राम पर मैं क्विज़ेस डालना शुरू कर दिया है। अगर आपने उन
क्विज़ेस को अटेंड नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सर्च कीजिएगा और उस चैनल का नाम है एजुकेशन विथ मी, इसी नाम से सर्च कीजिएगा, आपको वो चैनल मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बताना चाहती हूँ कि आप एग्ज़ाम के लिए ढील मत दीजिएगा, पढ़ाई निरंतर करते रहिएगा। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी मैं एमसीक्यूज़ बन सकते हैं मैं उन सारे के सारे एमसीक्यूज़ को डालते जाऊंगी दोस्तों। भले ही थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा लेंदी है और बाद में भी डाल दूंगी, लेकिन अभी एग्ज़ाम लॉकडाउन ओपन होने जा रहे हैं सभी स्टेट के, लगभग बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन ओपन हो चुका है, तो एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। इस कारण मैं सबसे पहले जितने मेरे पास एमसीक्यूज़ है वो सारी के सारे एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करते रहूँगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले वीडियो तक धन्यवाद। अगले वीडियो में और भी टीचिंग एप्टीट्यूड पर जितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उन सारे के सारे एमसीक्यूज़ को आपको मतलब प्रोवाइड करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। इस कारण मैं कह रही हूँ दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके आपका प्यार मुझे देते रहिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा आपके दोस्तों के साथ। जिस प्रकार आपकी हेल्प हो रही है उसी प्रकार आपके दोस्तों की भी हो। इस वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि आपको तहे दिल से शुभकामनाएं आने वाली एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों। वंस अगेन सो लेट्स क्रैक इट दोस्तों, ठीक है।